नमस्कार, एक्शन पैक्ड खबरों के धुआंधार बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। हम फिर हाजिर हैं तेवर एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर नया बुलेटिन लेकर। अभी यानी आपके शहर की हर वो खबर जो हेडलाइन है आपको मिलेगी अभी। आज खबरों में बात होगी लखनऊ में एलजीए अधिकारियों पर क्यों हुई पत्थरबाजी, कैसे बुलडोजर एक्शन पर जमकर हुआ बवाल, बंगाल में कैसे न्यायिक अधिकारियों का बाइक से किया गया पीछा, और शिमला में राम मंदिर में 11 अप्रैल को प्रस्तावित निकाह पर कैसे मचा कोहराम, वाराणसी में गंगा में इफ्तार के बाद अब बियर पार्टी पर कंट्रोवर्सी। आज यूपी वालों को क्या तोहफा देने वाले हैं सीएम योगी, और ट्रंप ने अब ईरान को कौन सी नई धमकी दी। अभी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां एलजीए की टीम पर हमला किया गया है। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी बवाल हुआ। चिन्हट इलाके में एलजीए की टीम पर हमला किया गया। टीम में शामिल अधिकारी और कर्मचारी अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंचे थे, तभी बिल्डर और उसके कर्मचारियों ने एलजीए की टीम पर अटैक कर दिया। काफी देर तक बवाल चलता रहा। बवाल के बावजूद अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया गया। दरअसल चिन्हट के जुगैर इलाके में अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा था, तभी सूचना मिलने पर एलजीए की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद ये सारा फसाद शुरू हुआ। लखनऊ में अवैध निर्माण पर एक्शन के दौरान बवाल हो गया। बिल्डर और उसके गुर्गों ने एलजीए की टीम पर हमला कर दिया, लेकिन हमले के बावजूद अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। आरोपियों के खिलाफ एलजीए के अधिकारी केस करने की तैयारी में है। लखनऊ के चिन्हट इलाके का यह मामला है, जहां अवैध इमारत का निर्माण किया जा रहा था, जिसके बाद मौके पर एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पहुंची और उन्होंने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। अवैध निर्माण पर 10 बीघा जमीन पर कब्जा, अब एक्शन होगा तगड़ा। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, पहले तो आप ये बताएं कि एलडीए की टीम पर आखिर ये पथराव हुआ क्यों, किन परिस्थितियों में हुआ? देखिए मीनाक्षी, लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार लखनऊ की जो सीमाएं हैं उनका जो प्रवाह है उसको बढ़ा रहा है, और इसी सिलसिले में बताया जाता है कि चिन्हट इलाके में बाकायदा 10 बीघा जो पूरा इलाका है वहां पर बिल्डर्स द्वारा अवैध रूप से रो हाउस बनाए जा रहे थे, नालियों का निर्माण किया जा रहा था, अवैध प्लॉटिंग करके उसको बेचा जा रहा था, और ये पूरा मामला न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय से आदेश होता है कि ये पूरी जो कार्रवाई वहां पर चली जा रही है, बिल्डर द्वारा जो अवैध निर्माण किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। जिसके बाद एलडीए का जो प्रवर्तन दस्ता होता है कल चिन्हट इलाके में पहुंचता है। वहां पर जो अवैध निर्माण होते हैं उसको जब तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो यह बताया जाता है कि बिल्डर के इशारे पर जो लोग वहां पर होते हैं वो बड़ी संख्या में एलडीए के अधिकारियों को घेर लेते हैं, उनकी जेसीबी पर पत्थर चलाते हैं, उनको दौड़ा करके पीटते हैं, और उसके बाद मजबूरी में चूंकि एलडीए की जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, मौके से वहां से अधिकारियों को निकलना पड़ता है। लेकिन जो हमारी एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि इस मामले में एलडीए बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। जिन लोगों ने एलडीए की टीम पर हमला किया है उनको चिन्हित करके वीडियो फुटेज के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सबको चिन्हित किया जाएगा, सबके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी, और आने वाले दिनों में एक हफ्ते के अंदर ही वहां दोबारा एक डेट लगाई जाएगी जिसमें एलडीए की टीम पुलिस टीम के साथ, पुलिस फोर्स के साथ वहां मौके पर जाएगी, और जो भी अवैध निर्माण वहां पर शेष बचा है, चूंकि एलडीए ने ज्यादातर जो अवैध निर्माण था कल वहां कार्रवाई में गिरा दिया है, लेकिन जो भी निर्माण शेष बचा हुआ है वहां पर एलडीए की टीम जाएगी, कार्रवाई करेगी। लेकिन लखनऊ में यानी कि राजधानी में इस तरीके से एलडीए के अफसरों को टारगेट करना अपने आप में दिखाता है कि कुछ बिल्डर्स अभी भी ऐसे मौजूद हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके हौसले कितने बुलंद हैं कि वो सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों पर भी हमला करने से नहीं डर रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ विशाल, कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और बड़ी खबर बंगाल के मालदा से है, जहां पर जजों को बंधक बनाने के मामले में बड़ा अपडेट आया है। पश्चिम बंगाल के मालदा बवाल मामले पे एक नया सीसीटीवी सामने आया है। जजों के काफिले का पीछा करते दिखे हैं करीब 20 से ज्यादा बाइक सवार, और मालदा का कालिया चक, जहां पर 7 जजों को बंधक बनाया गया था, वहीं की तस्वीर है। ब्लॉक ऑफिस में एसआईआर पर आपत्ति का निपटारा करने के लिए जजों को होस्टेज बना लिया गया था। अब इस मामले की जांच हो रही है, एनआईए इसमें जांच कर रही है। एमआईएम के नेता और ममता बनर्जी की पार्टी के टीएमसी के लोगों पर साजिश रचने का आरोप लगा है। फिलहाल ये नया सीसीटीवी सामने आया है। फुटेज बताया जा रहा है कि जज जब जान बचाकर वहां से निकल रहे थे तब उनकी गाड़ियों के पीछे 20 से ज्यादा बाइकें चल रही थी उनका पीछा करने के लिए। ये वो तस्वीरें हैं, किस तरह से इन गाड़ियों के पीछे आप देखिए, 1 2 3 ये गाड़ियां गई, ठीक इसके पीछे आप देखिए 4 गाड़ियां
और पुलिस भी साथ में मौजूद है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है इनके साथ। लेकिन सोचिए कि इनके अंदर जरा सा भी खौफ नहीं था। 20 से ज्यादा बाइकें एक के बाद एक इस काफिले के पीछे लगातार इनका पीछा करते हुए आगे जा रही हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो इस पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। अभी एक बड़ी खबर शिमला से भी आ रही है, जहां राम मंदिर को लेकर नया विवाद सामने आया है। संजौली मस्जिद के बाद शिमला में मंदिर को लेकर बवाल शुरू हो गया है। राम मंदिर के हॉल में निकाह को लेकर हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। सूद समाज अब से थोड़ी देर के बाद मीटिंग करने वाला है और मंदिर में प्रस्तावित निकाह के विरोध में आगे की रणनीति भी तय करेगा। 11 अप्रैल को मंदिर का हॉल बुक किया गया है, जहां एक मुस्लिम युवती का निकाह होना है। आपको बताते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल राम मंदिर के हॉल में निकाह की तैयारी चल रही है, इससे लेकर विवाद खड़ा हो गया। 11 अप्रैल को शिमला के ही नासिर की बेटी का निकाह राम मंदिर के हॉल में होना है। मुस्लिम परिवार ने राम मंदिर का हॉल निकाह के लिए बुक करवा लिया। इसके खिलाफ हिंदू संगठन आंदोलन पर आ गए। मंदिर में निकाह को कैंसिल नहीं किया गया तो फिर आंदोलन की धमकी भी दे दी गई। ग्यारह अप्रैल को राम मंदिर किसी नासिर हुसैन जो ईदगाह कॉलोनी लक्कड़ बाजार रहता है उसके नाम पे बुक है। तो हमने जानकारी जुटाई कि दिल्ली से किसी मुसलमान की बारात आनी है, नासिर हुसैन की लड़की वहां राम मंदिर से ब्याही जानी है और ये शादी पूरे मुस्लिम रीति रिवाज से होनी है, वहां पे कलमे पढ़े जाने हैं। आज सनातन समाज के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य का दिन आ गया कि हमारे मंदिरों के कैंपस के अंदर जो हमारे मंदिरों की प्रॉपर्टी है उसमें नमाज पढ़ी जाएगी, कलमा पढ़ा जाएगा और मुसलमानों की शादियां होगी। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है। पूरे हिमाचल के लोगों और पूरे भारत के लोगों के समक्ष बताना चाहता हूं कि ये दिन जो आप हिमाचल प्रदेश में श्री राम प्रभु के मंदिर में मुसलमानों की बारात जो आप लेके आ रहे हैं, ये कदाचित भी उचित नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में अगर मंदिरों में आप मुसलमानों की शादियां करेंगे तो यहाँ पे सुअरों की बारातें निकाली जाएगी, यहाँ पे मुंडन किया जाएगा और वहाँ पे ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये मैं अपने हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूँ। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं। पुनीत, हमने इस खबर को देखा भी और जो लोग बता रहे हैं उसको सुना भी, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि आखिरकार पहले मंदिर में इजाजत किसने दे दी निकाह करने के लिए और उसके बाद ये आपत्ति आनी क्यों शुरू हुई? देखिए, इस मंदिर की अगर बात करें तो शिमला में ये मंदिर है, सूद भवन, इसका पूरा जो सूद समाज है वो इसका पूरा रख रखाव करता है और वहीं से विवाद शुरू हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब जो हिंदू संगठन के लोग थे उनको पता लगा कि 11 अप्रैल को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग यहाँ पे निकाह करने वाले हैं। उनका वहां पर जो है मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह होगा। उसके बाद जो तमाम हिंदू संगठन थे वो सड़कों पर उतर आए और उनका ये कहना है कि अगर ये विवाह होगा तो ये उसके विरोध करेंगे और बाकायदा न सिर्फ विरोध करेंगे बल्कि भारी संख्या में इसका विरोध किया जाएगा। और इसको लेकर जो मंदिर का जो प्रशासन है जो उसको पूरा रख रखाव करते हैं उनको ज्ञापन भी सौंपा गया है। आज 3 बजे बैठक होगी। सूद भवन है, उनका ये कहना है कि पहले भी इस तरह के रीति रिवाज से यहाँ पर शादी होती रही है, 15 शादियां तक हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं आई थी। जाहिर तौर पर अब क्योंकि मामला जो है वो सामने आ गया है, तूल पकड़ रहा है और इसलिए अब सरकार भी चाहेगी कि इसको पूरी तरह से मामला जो ज्यादा तूल ना दिया जाए और इसको किसी न किसी तरह से रोका जाए। और आज 3 बजे आप बता रहे हैं कि इससे पहले 11 इस तरह की शादियां हो चुकी, निकाह हो चुकी हैं, तो फिर अचानक इस बार क्यों ऐसा हो रहा है? ये अपने आप में बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि अगर पहले हो चुकी है इसलिए अब भी हो रही है। नहीं, निकाह करने में आपत्ति क्या है? अगर हाँ मंदिर परिसर में या मंदिर से जुड़े हुए किसी मैरिज हॉल में अगर नॉनवेज परोसा जा रहा है तो इससे लेकर आपत्ति जायज हो सकती है, लेकिन निकाह यानी विवाह समारोह, इन सब चीजों को लेकर क्या विवाद खड़ा करना जायज है? ये सवाल तो रहेगा। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब खबर आपके अपने शहर दिल्ली से है, जहां असेंबली में सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए स्पेशल सीपी के नेतृत्व में टीम बनाई है। पुलिस ने आरोपी सरबजीत सिंह को दिल्ली के रूपनगर इलाके से गिरफ्तार किया है। इस वारदात में बरामद कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है।
पुलिस ने सरबजीत के साथ 2 लोगों को अरेस्ट किया। सरबजीत से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर दिल्ली विधानसभा के गेट नंबर 2 का बैरियर तोड़ने के पीछे उसकी मंशा क्या थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी सरबजीत मानसिक रूप से डिस्टर्ब है और अपने भांजे को ढूंढने के लिए दिल्ली आया था। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम लगातार जांच में जुटी है। बता दें कि सोमवार दोपहर में एक कार दिल्ली विधानसभा का गेट तोड़कर अंदर घुसी। कार विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के ऑफिस के बाहर पहुंची। आरोपी सरबजीत विजेंद्र गुप्ता की कार में घुसा, वहां फूलों का गुलदस्ता रखकर वो फरार हो गया। पुलिस ने सिविल लाइंस थाने में हत्या की साजिश समेत कई धाराएं लगाई। बड़ी खबर आपको बता दी, असेंबली में कार घुसाने वाले शख्स जो है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मेंटली डिस्टर्ब्ड व्यक्ति बताया जा रहा है। एक आरोपी जो है वो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। वो फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था और गुलदस्ता उसने वहीं पर रख दिया था। अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी सरबजीत मेंटली डिस्टर्ब है, जिसका इलाज दिसंबर 2025 से चल भी रहा है। वो पीलीभीत का रहने वाला है। सरबजीत का भांजा हरमन सिंह 1 अप्रैल से मिसिंग है, यानी लापता है, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट हरिनगर थाने में दर्ज की जा चुकी है। अब इसकी वजह से यह परेशान चल रहा था। अपने भांजे को ढूंढने के लिए पंजाब के नांगल भी वो गया था, लेकिन वहां भी नहीं मिला, जिसके बाद इसने अपने परिवार के लोगों के साथ झगड़ा कर लिया, फिर दिल्ली आ गया। परिवार को लगा कि हरमन की मिसिंग से इसकी तबीयत ज्यादा खराब न हो जाए, इसे परिवार ने झूठ बता दिया कि हरमन मिल गया है। फिर इसने बुके लेकर बंगला साहब गुरुद्वारे जाने का प्लान बनाया, लेकिन गुरुद्वारे ना पहुंचकर दिल्ली विधानसभा पहुंच गया और दिल्ली पुलिस अब सरबजीत से पूछताछ कर रही है। साथ ही उसकी कार की भी जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस ने जो टाटा सियारा सफेद रंग की गाड़ी को बरामद किया है, इस वक्त मॉरिस नगर थाने के स्पेशल स्टाफ का जो दफ्तर है वहां पर मौजूद है। इस वक्त हम आपको बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सफेद रंग की जो ये सियारा गाड़ी है उसकी इस वक्त चेकिंग की जा रही है। बॉम्ब स्क्वाड टीम ने चेकिंग की है। अब तक गाड़ी के अंदर कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। यही वो टाटा सियारा गाड़ी है जिसको सरबजीत नाम का शख्स चला रहा था। उसके साथ 2 और लोग थे, तीनों यंग हैं। तीनों से इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है। जो सरबजीत है उसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी के जो 2 लोग हैं उनका क्या रोल है उसको वेरीफाई अभी किया जा रहा है। गुलदस्ता लेकर ये शख्स बाहर एक ई रिक्शा को टक्कर मार के गेट नंबर 2 से एंट्री करता है। गेट को तोड़ते हुए तकरीबन 2 मिनट अंदर रहता है और अंदर रहने के बाद वहां पर जो विधानसभा स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता, उनकी गाड़ी के पास जो वहां का पोर्च था वहां पर गुलदस्ता रखता है, कुछ और कागजात रखता है और वहां से वापस उसी गेट से फरार हो जाता है। इस गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। स्पेशल सेल की टीम, स्पेशल सीपी, स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सभी विधानसभा पहुंचे थे और अभी मॉरिस नगर का जो ये दफ्तर है यहां पर इस गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्या मकसद था जो ये शख्स सरबजीत जो कि पीलीभीत का रहने वाला है, किस मकसद से ये इस गाड़ी को लेकर दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसा। ये कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल पुलिस ढूंढ रही है। दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सरबजीत की कार डिटेल और मूवमेंट की जांच की जा रही है। साथ ही उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि सरबजीत ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी डाले थे। हालांकि बाद में कई सोशल मीडिया पोस्ट को उसने डिलीट भी किया था। परिवार सरबजीत को बेकसूर बता रहा है। भांजा हरमनदीप जो उनके मतलब कि बाप का नाम है हरप्रीत सिंह, वो 1 अप्रैल से दिल्ली से गायब है। उसकी दिल्ली पुलिस ने लोकेशन दी है नंगल के पास, अनंतपुर साहब जिला है, और वहाँ उसको ढूंढने गया। वो भांजे से करता था प्यार और 3 दिन पहले 4 दिन पहले यहाँ से निकला हुआ है उसको ढूंढने के लिए। और उसको कहीं पे किसी आदमी, बहुत लोग ढूंढ रहे, कहीं मिल नहीं रहा है। वो इसलिए डिस्टर्ब हुआ है और दिल्ली में जाके उसने अपनी जो भी करा हो, मैंने तो न्यूज़ में देखा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और हम सरकार के साथ हैं, जो भी है मदद करने के लिए तैयार है और वो बेकसूर है। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मोहन यादव का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चल रहा है। भोपाल के बड़ा तालाब इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में अवैध कब्जों को हटाया गया है। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। अब लोगों को 21 अप्रैल तक बड़ा तालाब इलाके में बुलडोजर एक्शन चलने की जानकारी दी गई है। कई अवैध निर्माणों को कल गिराया जा चुका है।
और कई ऐसे हैं जिन्हें हर दिन गिराया जाएगा धीरे धीरे करके। कार्रवाई के दौरान यहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध भी किया। उनका तो कहना है कि एनजीटी के ऑर्डर के बाद ही उनके घर गिरा दिए गए, जबकि कोर्ट में जाने का विकल्प मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलडोजर एक्शन हो रहा है और जिस तरीके से पूरा इमारत ध्वस्त की जा रही है। दरअसल ये कैचमेंट एरिया है जहां पर ये कंस्ट्रक्शन पूरा किया गया था। अवैध कब्जा जहां पर था वहां पर पीला पंजा चला और कैचमेंट एरिया को फिर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। ये पूरा जो समुदाय है यहाँ पर खड़ा है। नाराजगी साफ तौर पर यह है कि इन्हें मौका नहीं दिया गया है, जबकि जो प्रशासन है उसका कहना है मौका नहीं दिया गया, या ये तो कह रहा है कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर एनजीटी का ऑर्डर था। एनजीटी के ऑर्डर के बाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि हमारी बात को सुन के उसका निराकरण करें। उस निराकरण की कॉपी आज तक नहीं दी। दूसरी बात, दोबारा सर्वे किया गया तो एनजीटी की परिधि में हम लोग कहाँ तक आ रहे हैं इसकी कोई कॉपी सप्लाई नहीं करी। गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है, जबकि ये होटल ताज भी उसी परिधि में आता है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये मौका नहीं दिया गया आप लोगों का कहना है। हम ये चिन्हित किया था, चिन्हित नहीं करके गए। हमें उन्होंने सर्वे करने के बाद सर्वे की रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराई। सर्वे की रिपोर्ट प्रोवाइड कराते कि आपका इस सर्वे के अंदर आ रहा है। और सेकेंडली ये 131 नंबर खसरा आबादी घोषित है। आबादी घोषित के अंदर जब तक उनका कोई व्यवस्थापन सही ढंग से नहीं किया जाता, कार्रवाई नहीं किया जाना उचित नहीं है। इस वक्त एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां हाउसिंग बोर्ड का एक्शन देखने को मिला है। चंडीगढ़ में आलीशान इमारतों पर हथौड़ा एक्शन हुआ है। सेक्टर 45 में हाउसिंग बोर्ड के डिमोलिशन ड्राइव से हड़कंप मचा हुआ है। हाईकोर्ट ने हाई प्रोफाइल इलाके में बने मकानों का अवैध हिस्सा गिराने का आदेश दिया था। लोगों ने जब खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो हाउसिंग बोर्ड की टीमें भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और फिर शुरू हुआ डिमोलिशन ड्राइव। इस दौरान अवैध बालकनी, पिलर जैसे हिस्से हटाए गए। ये वो घर हैं जो बिना अनुमति के घरों के डिजाइन में बदलाव किया गया, जहां इनको आगे की तरफ बढ़ाया गया। तो ये वहां के जो लोग हैं, तो इन्फोर्समेंट की टीम जो है वो पूरी यहाँ पर आई हुई है। आप ये देख सकते हैं कि इन्फोर्समेंट टीम जो है वो यहाँ पे पूरे दल बल के साथ यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर एक एक करके तमाम जो ऐसे घर हैं ये तोड़े जा रहे हैं। दरअसल 2014 का ये मामला है। पूरा का पूरा 21 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने घर के पिलर, फाउंडेशन या बालकनी हटाकर मकान को कमजोर किया है वो इसे 1 महीने के अंदर ठीक करें और सभी मकानों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। जिसमें वो कह रहे हैं कि कंप्लायंस करना है हाईकोर्ट के ऑर्डर का। हाईकोर्ट का ऑर्डर, जब मैंने इनसे सुबह बात की कि हाईकोर्ट में कहाँ लिखा है ऑर्डर में, पूरे प्रोसेस में कि डिमोलिशन है, एक सिंगल एम्प्लॉई ने मेरे को जो है उसका आंसर नहीं दिया। दे सेड कि हमने लिखा है कि डिमोलिशन होना है। ये तोड़ा, वो तोड़ा, उसके पीछे तोड़ा, इसके पीछे भी तोड़ा। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इन्फोर्समेंट की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। आगे भी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे तो आगे भी एक घर है, इसी तरह की तोड़फोड़ वहां पर भी की गई है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर भी इसी तरह की तोड़फोड़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई है। हालांकि अधिकारी जो है वो इस पे कुछ भी अभी नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में धुरंधर का पोस्टर लगा दिया गया है। इसमें सीएम योगी को धुरंधर सीएम बताया गया है। इस पोस्टर में अखिलेश राज को लियारी राज बताया गया है। अखिलेश यादव को रहमान डकैत के तौर पर दिखाया गया। लखनऊ में सीएम आवास के पास ये पोस्टर लगाया गया है। ये देखिए इस तस्वीर को, आपको क्या चाहिए? धुरंधर सीएम। अब धुरंधर सीएम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं लियारी राज में किसे दिखा रहे हैं? अखिलेश यादव को दिखा रहे हैं। और फिर जनता से सवाल पूछा गया है कि आपको क्या चाहिए, और दोनों ही तस्वीरों के नीचे अखबारों के पुराने आर्टिकल्स की कटिंग्स भी दिखाई दे रही हैं। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जरा पूरी खबर बताएं, पोस्टर दिखाएं।
मीनाक्षी, इस पूरे मामले में जो आशुतोष सिंह हैं जिन्होंने इस पूरे पोस्टर को लगाया है, उनसे हमारी बातचीत हुई और उनका कहना है कि मैंने कोई भी जनादेश नहीं दिया, मैंने किसी को कोई बात नहीं बोली है, मैंने सिर्फ एक बात बोली है कि आप ये देखिए कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो धुरंधर सीएम बता रहे हैं और अखिलेश राज को, यानी कि 2012 से 2017 तक का जो टाइम था, उसको वो लियारी राज बोल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। जिस तरीके से हिंसा होती थी उस समय, जिस तरीके से बलवे होते थे, उन सारी पेपर कटिंग्स को लगाया गया है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेन्योर में पिछले 9 सालों में जिस तरीके से माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चलाया है, उनकी संपत्ति को जब्त किया है, उनकी जो जमीनें जब्त की गई हैं, उनकी जमीनों पर गरीबों के लिए बाकायदा मकान बनाए गए हैं, उनको फ्री में आवास दिए गए हैं। तो इस तरीके का कंपैरिजन करते हुए यह बोला गया है कि आपको क्या चाहिए। 5 राज्यों में मीनाक्षी चुनाव 2026 में है, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और उससे पहले उत्तर प्रदेश में जो सियासी माहौल है वो पूरी तरीके से उबाल खा रहा है इन पोस्टर्स के जरिए। और वैसे भी उत्तर प्रदेश तो बड़ी ही सियासी फर्टाइल धरती हम कहते हैं, जहां पर हर दिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया निकलता रहता है, नई खबर आती रहती है। बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर भी यूपी से ही है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगी, सरकार की ओर से सौगात दी जाएगी। चुनावी साल में योगी सरकार अहम फैसले ले सकती है। चुनावी साल में बड़े उपहार का एक फहरिस्त तैयार कर लिया गया है, यानी कि सूची तैयार कर ली गई है। 25 लाख युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाने के फैसले पर मुहर लग सकती है। योगी कैबिनेट की बैठक में लखनऊ में इस वक्त बताया जा रहा है कि इस पर फैसला लिया जा सकता है, जहां ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे युवाओं को सरकार स्मार्टफोन और लैपटॉप देने की इस योजना पर मुहर लगा सकती है। साथ ही 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का फैसला भी लिया जा सकता है। बस अड्डों को आधुनिक बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल सकती है। अब किन फैसलों पर मुहर लग सकती है वो भी आपको बता देते हैं। युवाओं को तोहफा क्या मिलने जा रहा है। 25 लाख युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की योजना पर मुहर लग सकती है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने का फैसला भी सरकार ले सकती है।